में प्रेगनेंसी एंड ल्यूपस, इस पे बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आज। ल्यूपस डिजीज़ जिसको हम SLE कहते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके जो है ना बॉडी के मुदाफ़ती सिस्टम खुद ही अपने जो है ना ओन बॉडी सेल्स पे अटैक करते हैं। ल्यूपस डिजीज़ जो है वो 18 मंथ से लेके 90 इयर्स में किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन इसमें जो है ना मोस्ट कॉमन जो एज है, एक तो मोस्ट कॉमनली women's are 9 to 10 times more attack or more developed lupus than compared to the male population। और ब्लैक जो स्टडीज हुई थी यूएस में कि वो जो यूएस में ब्लैक पॉपुलेशन है तो उसमें सबसे ज़्यादा है ब्लैक, फिर अगर समझे कि एशियंस, यूरोपियन कंट्रीज या वाइट पॉपुलेशन में उसकी सिवियरिटी या प्रेवलेंस कम है। तो इसमें आपको किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन कॉमन जो इसका पीक टाइम है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव लाइफ जैसे विमेन है टीन एज से लेके जो उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें ज़्यादातर ल्यूपस के चांसेस होते हैं एक तो डिजीज़ को डायग्नोसिस या उसके फ्लेयर्स या उसकी सिवियरिटी के। अच्छा, प्रेगनेंसी और ल्यूपस में इसका मैं हेडलाइन पढ़ लेता हूँ। व्हेन शुड अ वुमन विथ ल्यूपस बिकम प्रेग्नेंट। ये मोस्टली जो है ना एक तो सिनेरियो भी आ सकता है आपको, और आप अगर अपने पेशेंट हैं, आपके पास कोई भी ल्यूपस का पेशेंट है, ऑब्वियसली वो पूछते हैं कि क्या हम मतलब विमेन है तो शादीशुदा मैरिड कपल, तो कब उनको ना बेबी या प्रेगनेंसी होनी चाहिए। टिपिकली जो ये है, जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं रोमेटोलॉजी के जो गाइडलाइंस हैं वो सजेस्ट करती हैं कि मिनिमम 6 मंथ्स आपकी जो है ना SLE ल्यूपस स्टेबल हो। मतलब कुछ बुक्स में 6 मंथ्स है या 6 मंथ्स to 1 ईयर। मैं पर्सनली जो है ना, मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है, शुड बी 1 ईयर अगर आपकी जो है ना ल्यूपस डिजीज स्टेबल है, बिल्कुल प्योरली स्टेबल है। और उसमें प्रीडोमिनेंटली आपकी जो है ना ल्यूपस, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा फोकस्ड है ल्यूपस में, क्योंकि वो वेरिएबल डिजीज है, मल्टी प्रेजेंटेशंस या मल्टी ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट करती है। तो अगर के रीनल ल्यूपस है जिसको हम ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं, और न्यूरोलॉजिकल जो है ना जिसमें साइकोसिस हो, ल्यूपस सेरेब्राइटिस हो, CNS में ल्यूपस हो, तो ये तो ऐसी जो है ना थोड़ी सी वर्स आउटकम्स होते हैं। तो वो मरीज, अगर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें सिर्फ स्किन रेश हो, कुछ में सिर्फ जॉइंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ में ब्लड काउंट्स लाइक ITP होते हैं या WBCs कम हो जाना, और कुछ में किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ में आपके जो है ना ब्रेन में सेरिब्रल ल्यूपस सेरेब्राइटिस। तो वो मरीज जिनको किडनी और ब्रेन की ल्यूपस है तो उनको पर्टिकुलरली ज़्यादा केयरफुल रहना होता है जब वो प्रेगनेंसी के तरफ जाती हैं। तो इसमें और इसके साथ साथ अगर किसी को जैसे रीनल ल्यूपस है या CNS में पहले कोई उनको ना DVT या PE या कोई थ्रोम्बोसिस हो चुका है, साथ में जैसे ल्यूपस के पेशेंट्स हैं उनको कुछ और भी दवाइयां हम देते हैं, जैसे किडनी में प्रोटीन उनका आना, प्रोटीनूरिया, तो हम उसको AC इनहिबिटर्स देते हैं। तो ऑलवेज केयरफुल जब आप प्रेगनेंसी के लिए जाएं तो फिर AC इनहिबिटर्स ऑब्वियसली स्टेबल हो उसको, फिर क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद AC इनहिबिटर्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। सिमिलरली वारफरिन जैसे है वो भी कंट्राइंडिकेटेड है कि वंस यू प्रेग्नेंट तो वारफरिन को स्विच करना चाहिए एस्प्रिन, या एस्प्रिन तो वैसे भी हम देते हैं, तो सबकुटेनियस हेपरिन पे। तो मेडिकेशन के बारे में भी आपको कॉशियस रहना पड़ता है कि कौन सी मेडिकेशन, मैं डिस्कस करता हूँ आगे चल के कि कौन सी मेडिकेशंस जो हैं वो रीजनेबल हैं, लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके, और लेस रिस्की हैं जो मेडिकेशन। तो इसमें जो है मोस्ट सूटेबल मेडिकेशंस जो ल्यूपस के जो मरीज होते हैं उनमें प्रेडनिसोलोन स्टीरॉइड, आपने नाम पाकिस्तान में तो डेल्टा कॉर्टल के नाम से एक मशहूर ज़माना ड्रग है, लेकिन उसके साथ साथ इसके तो आजकल बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन अगर उसमें जो मॉलिक्यूल आता है उसको हम कहते हैं प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन। 10 मिलीग्राम या उससे कम डोज हो तो इट्स रिलेटिवली सेफर ड्रग कि आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, अगर के पहले मरीज इस पे है तो उसको कंटिन्यू करें, या अगर विद इन द प्रेगनेंसी जैसे उनकी जहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म होती है और थोड़ा बहुत फ्लेयर होता है तो आप 10 mg पे उसको कंटिन्यू करें।
तो prednisolone 10 mg less than 10 mg is a very safer option to continue throughout the pregnancy. Hydroxychloroquine as per weight base 5 mg per kg body weight is again one of the safest option. या तो पहले से है do not discontinue, और अगर नहीं है तो जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो यू कैन स्टार्ट दिस ड्रग. नंबर 3 एजाथायोप्रीन. एजाथायोप्रीन जिसको पाकिस्तान में अगेन इज अ ब्रांड नेम, सॉरी मैं इसको प्रोमोट नहीं करता, लेकिन अगेन इज अ स्टैंडर्ड इम्यूरॉन. बाकी कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स हैं उसके. तो इम्यूरॉन 2 mg per kg, अंडर 2 mg per kg body weight is again a safest option throughout the pregnancy. जो स्टडीज हुई हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजाथायोप्रीन एंड प्रेडनिसोलोन आर द सेफर ऑप्शंस. मीथोट्रेक्सेट, सेलसेप्ट, माइक्रोफिनोलेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड आर नॉट अ सेफर ऑप्शंस. उनको डिसकंटिन्यू करना होता है. अगर प्रेगनेंसी में आप जा रहे हैं और उससे पहले आप रिटुक्सीमाब पे हैं, क्योंकि एसएलई में दिया जाता है, तो यू कैन डिसकंटिन्यू और स्टॉप 6 months बिफोर. एक और एंटीबॉडी है जो मोनोक्लोनल बेलीमूमब, उसको शॉर्टर हाफ लाइफ है. वंस आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो देन यू डिसकंटिन्यू. लेफ्लुनोमाइड है, उसके लिए डिफरेंट होता है कि उसको ड्रग को वॉश आउट किया जाता है बॉडी से, वो हम देते हैं उनके लिए एक रेसेंस होते हैं जैसे उसको फ्लश आउट किया जाए. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेफ्लुनोमाइड पे बिल्कुल भी नहीं है. साइक्लोफॉस्फेमाइड है, वो आपको बंद करनी होती है. जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो फीटोटॉक्सिक है या ये कहेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशंस एनोमलीज करवाती हैं. अब ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि 6 months to 1 year आप स्टेबल हों देन यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी. अब ये है कि पहले ये होता था कि या प्रीवियस स्टडीज थी कि ल्यूपस वाले को ज़्यादा फ्लेयर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो फिर री स्टडीज हुई हैं ओवरऑल अगर के स्टेबल डिजीज है तो फ्लेयर के चांसेस इतने नहीं होते, लेकिन अगर के होते भी हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट फ्लेयर्स हों. जो भी ल्यूपस का पेशेंट है प्रेफरेबली एक रोमेटोलॉजिस्ट, गायनी ऑब्स्ट्रेटिशियन जो है ना उसके साथ उनका क्लोज एसोसिएशन हो, क्लोज मॉनिटरिंग हो. जैसे ही आपकी जो है ना प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको सारे बेसलाइन टेस्ट करवाने चाहिए. अगर के पहले नहीं है तो आपको एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज जिसमें एंटी कार्डियोलिपिन और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट वो ज़रूर करवाने चाहिए. आपको C3 C4 ज़रूर करवाने चाहिए. जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है तो यूजुअली C3 C4 ज़्यादा मतलब अबोव द नॉर्मल रेंज चले जाते हैं, तो उनका बेसलाइन डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा रोल है. क्योंकि जब आपका रेफरेंस रेंज होगा और आफ्टर 3 months 6 months या नियर टू द टर्म अगर 25% ड्रॉप इन C3 C4 इट मीन्स पेशेंट कैन गोइंग इनटू द फ्लेयर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सार का इतना ज़्यादा रोल नहीं है. C3 C4 ऑल बेसलाइन ब्लड टेस्ट. हाँ, एंटीडीएस डीएनए का रोल होता है कि अगर आपको सस्पेक्टेड जैसे प्री इक्लम्शिया विथ ल्यूपस फ्लेयर या ल्यूपस नेफ्राइटिस को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक तो ये है कि जो ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है विद प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के जो है ना कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसमें प्रोटीन्यूरिया आपका ज़्यादा होगा. लेटर ऑन आपका ब्लड प्रेशर डेवलप होगा, यूरिन में आपके कास्ट और वो जो है ना सस्पेक्टेड फॉर किडनी डिजीज के होंगे. प्री क्लम्शिया में ये होता है कि ब्लड प्रेशर सडनली शूट करता है, वो आपकी प्रोटीन्यूरिया लेटर ऑन या उतनी उसकी जो है ना सिवियरिटी नहीं होती. तो ये थोड़े से ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं. फिर जो ल्यूपस फ्लेयर हो तो उस वक्त जैसे मैंने कहा कि आपके C3 C4 क्योंकि उनकी रेंज नॉर्मल से बढ़ जाती है, अगर नॉर्मल भी हो या 25% आपके रेफरेंस रेंज से कम, सो यू कैन सस्पेक्ट कि ये फ्लेयर है. फिर एंटीडीएस डीएनए के टाइटर्स बढ़ जाते हैं विच इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि उसको ल्यूपस नेफ्राइटिस हो रहा है या होने वाला है या डिजीज फ्लेयर है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कंसिडरेशन में. यूजुअली जो प्रेगनेंसीज हैं अगर इस तरह से क्लोज मॉनिटरिंग हो, जैसे मैंने कहा कि प्रेडनिसोलोन 10 mg पे है डिस्पाइट फ्लेयर है, तो आप ऑब्वियसली उसको फिर बढ़ा सकते हैं. लेस देन 10 mg प्रेडनिसोलोन इज रीजनेबल, प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करता. लेकिन अगर कि ज़्यादा होगा तो फिर चांसेस होते हैं, एक तो आपकी जो है ना मदर में चांसेस के डायबिटीज़ के डेवलप होने के चांसेस, तो आपको HbA1c क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग,
अगर के हायर डोजेस जाएंगे तो फिर फ्यूचर लाइफ में ऑस्टियोपोरोसिस के तो आपको एक सफिशिएंट डोज ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी वो आपको देना होगा। ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी ना हो, फ्लेयर में तो आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है, जॉइंट डिफ्यूजन हो सकते हैं, रेश आपको हो सकता है। लेकिन अगर कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्रेडनिसोलोन 10 mg या एजाथायोप्रिन अगर आप कर लेंगे तो ये ड्रग्स ऑलमोस्ट सेफर ड्रग्स हैं और एक मेंटेनेंस थेरेपी हो तो लेस लाइकली फ्लेयर होगा या फ्लेयर की सिवियरिटी बहुत कम होगी। इसमें और है कि ट्रीटमेंट जो है ना, जैसे मैंने बताया कि क्या करेंगे, यही ट्रीटमेंट आप देंगे। अब ये है कि जो ल्यूपस डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो उनको जो है ना नॉर्मल डिलीवरी से शायद थोड़ा सा पहले उनको मॉनिटरिंग करनी होती है ताकि प्री मेच्योर डिलीवरी इसमें ज़्यादा होती है, या तो बेबी की जो है ना इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, स्टिल बर्थ के चांसेस हो सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल जो है ना विमेंस से या तो आपको इंडक्शन पहले करानी होती है जो आपके नॉर्मल है 40 वीक्स है, 42 तो लेस देन 38 वीक्स अगर के बेबी मेच्योर है तो आपको पहले इंडक्शन करवानी होती है। फिर आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, जो भी रूट बेस्ट रूट फॉर द बेबी एंड मदर दोनों की सेफ्टी के जो है ना उसको रख के जो एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं वो प्रेफर करती हैं। कभी कभी क्योंकि प्री एक्लम्शिया है उसको एक्लम्शिया कन्वर्ट होने में आपको सिजेरियन सेक्शन करना होगा। आप देख रहे हैं कि जो मदर है उसको जो है ना सिवियर ल्यूपस में जा रही हैं तो आपको 32-34 वीक्स के भी आपको सी सेक्शन करना होगा ताकि इमीडिएटली मदर को साइक्लोफॉस्फेमाइड या इंडक्शन जो है ना हायर थेरेपी पे उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग दी जाए ताकि पोस्ट प्रेगनेंसी या एंड में फ्लेयर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डेट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना कैन बी अ मोर्टेलिटी वेरी हाई। ये चीज़ें होती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या मैं कहूँ कि जो फीटल कॉम्प्लिकेशन या फीटल ट्रांसमिशन ऑफ जो एक ल्यूपस मदर से जो बच्चों में होती है उनको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के 1% ओवरऑल चांसेस होते हैं उन मदर्स में जिनमें एक ल्यूपस के साथ एक दो एंटीबॉडीज और होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडीज। यूजुअली जो ये एंटीबॉडीज हैं वो वीक 16 से लेके वीक 28 के बिटवीन ट्रांसमिट होती हैं मदर से फीटस में। तो जो भी गायनी के यूनिट्स होते हैं, जो प्रॉपर मदर का जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं, दे शुड चेक फीटल साउंड 16, 28 और उसके लेटर ऑन 20 to 30% ऑफ द बेबीज इंट्रा यूट्राइन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू दिस हार्ट कॉम्प्लिकेशंस। अगेन जो नॉर्मल बर्थ होती है 20 to 30% जो बेबीज होते हैं उनको फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में पेसमेकर की नीड होती है। Again 20 to 30% they may have a future within 1 month to 10 to 15 years of life में उनको पेसमेकर लगता है and then otherwise they will be normal means उनको बाकी चांसेस नहीं होते। एक और है कि जो मदर से जो एंटीबॉडीज हैं वो फीटस में जाने के चांसेस होती हैं। तो बेबी जो बॉर्न होते हैं कुछ बेबीज में रेश मिल सकता है, वही रेश जैसे मदर को हो तो वो रेश ट्रांजिएंट हो सकता है। एज सच मेरी नॉलेज कम है कि क्योंकि उसी वक्त उसको ल्यूपस हो जाए, कैन भी, क्योंकि ऑब्वियसली फेमिलियल कंपोनेंट तो है ल्यूपस का, लेकिन रेश कुछ बेबीज में डेवलप हो सकता है। वो है कि वो जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मदर से बेबी में जाती हैं तो उसकी वजह से न्यूनेटल रेश हो सकता है। तो इसमें एक और चीज़ जो मैंने पहले आपको बताया कि जो ल्यूपस के पेशेंट्स हैं उनमें प्रेगनेंसी में थ्रोम्बोसिस के रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल जो है ना नॉर्मल प्रेगनेंसी आल्सो प्रोथ्रोम्बोटिक, लेकिन इनके तो या तो पहले आपको ऐसे लिए तो उनकी एंटीबॉडीज चेक करा के रखें, अगर नहीं है पहले तो एंटीफास्फोलिपिड जिनमें 2-3 एंटीबॉडीज जो है ना 3 बेसिकली ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, उसके बाद एंटी कार्डियोलिपिन और बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन। ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट ज्यादा क्योंकि वो थ्रोम्बोटिक है तो इसमें वीनस आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। उमूमन जो भी गायनी यूनिट्स हैं, ऑप्स के जो कंसल्टेंट्स हैं, दे ऑल आर अवेयर। हेमाटोलॉजिस्ट से एक्सपीरियंस जो इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग विथ रोमेटोलॉजी, एस्प्रिन, फिर हेपरिन पे आपको जाना पड़ता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ताकि कोई जो है ना सिग्निफिकेंट उसमें क्लॉट फैक्टर ना हो। इवन जो जनरल पॉपुलेशन में जो विमेंस होती हैं जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, प्री क्लम्शिया, अगेन ये जो है एक इंडिकेशंस होती हैं कि उनकी चेक की जाएं
अगर पहले नहीं हुई, रिकरेंट मिसकैरेजेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पर्टिकुलरली हों, स्टिल बर्थ हों, तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था आज के लिए, आपको मैंने कहा थोड़ी सी गाइडेंस दे, इसको जो है ना शेयर करें जो मैक्सिमम लोग हैं, डॉक्टर्स, अलाइड हेल्थ स्टाफ हैं, और किसी को अगर ल्यूपस है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी नॉलेज है एग्ज़ाम की वजह से भी। तो आई होप के लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।